नमस्कार दोस्तों। किस्से गलियारों के आपका स्वागत करता है। आज की कहानी हतक, लेखक सादत हसन मंटू। दिन भर की थकी मांदी वो अभी अभी अपने बिस्तर पर लेटी थी और लेटते ही सो गई थी। म्युनिसिपल कमेटी का दरोगाए सफाई, जिसे वो सेठ जी के नाम से पुकारा करती थी, अभी अभी उसकी हड्डियां पसलियां झंझोड़ कर शराब के नशे में चूर घर वापस गया था। वो रात को वहीं ठहर जाता, मगर उसे अपनी धर्मपत्नी का बहुत ख्याल था, जो उससे बेहद प्रेम करती थी। वो रुपए जो उसने अपनी जिस्मानी मशक्कत के बदले उस दारोगा से वसूल किए थे, उसकी चुस्त और थूक से भरी चोली के नीचे से ऊपर को उभरे हुए थे। कभी कभी सांस के उतार चढ़ाव से चांदी के ये सिक्के खनखनाने लगते, तो उनकी खनखनाहट उसके दिल की गैर आहंग धड़कनों में घुल मिल जाती, और ऐसा मालूम होता कि इन सिक्कों की चांदी पिघलकर उसके दिल के खून में टपक रही है। उसका सीना अंदर से तप रहा था। ये गर्मी कुछ तो उस ब्रांडी के बायस थी जिसका अद्धा दारोगा अपने साथ लाया था, और कुछ उस बेवड़ा का नतीजा थी जो सोडा खत्म हो जाने पर दोनों ने पानी मिलाकर पी थी। वो सांगवान के लंबे और चौड़े पलंग पर औंधे मुंह लेटी हुई थी। उसकी बाहें जो कांधों तक नंगी थी, पतंग की उस कांप की तरह फैली हुई थी जो ओस में भीग जाने के बायस पतले कागज से जुदा हो जाए। दाएं बाजू की बगल में शिकन आलूद गोश्त उभरा हुआ था, जो बार बार मूढ़े जाने के बायस नीली रंगत इख्तियार कर गया था, जैसे नुची हुई मुर्गी की खाल का एक टुकड़ा वहां पर रख दिया गया हो। कमरा बहुत छोटा था, जिसमें बेशुमार चीजें बेतरतीबी के साथ बिखरी हुई थीं। तीन चार सूखे सड़े चप्पल पलंग के नीचे पड़े थे, जिनके ऊपर मुंह रखकर एक खारिजदा कुत्ता सो रहा था और नींद में किसी गैर मरई चीज का मुंह चिढ़ा रहा था। इस कुत्ते के बाल जगह जगह से खारिज के बायस उड़े हुए थे। दूर से अगर कोई इस कुत्ते को देखता तो समझता कि पैर पहुंचने वाला पुराना टाट दोहरा करके जमीन पर रखा है। उस तरफ छोटे से दीवारगीर पर सिंगार का सामान रखा था। गालों पर लगाने की सुर्खी, होठों की सुर्ख बत्ती, पाउडर, कंघी और लोहे के पिन, जो वो गालिबन अपने जूड़े में लगाया करती थी। पास ही एक लंबी खूंटी के साथ सब्ज तोते का पिंजड़ा लटक रहा था, और तोता गर्दन को अपनी पीठ के बालों में छुपाए सो रहा था। पिंजड़ा कच्चे अमरूद के टुकड़ों और गले हुए संगतरे के छिलकों से भरा हुआ था। इन बदबूदार टुकड़ों पर छोटे छोटे काले रंग के मच्छर या पतंगे उड़ रहे थे। पलंग के पास ही बेंत की एक कुर्सी पड़ी थी, जिसकी पुस्त सिर टेकने के बायस बेहद मैली हो रही थी। इस कुर्सी के दाएं हाथ को एक खूबसूरत तिपाई थी, जिस पर हिज मास्टर्स बायस का पार्टेबल ग्रामोफोन पड़ा था। इस ग्रामोफोन पर मैड़े काले कपड़े की हालत बहुत बुरी थी। जंग आलूद सुइयां तिपाई के अलावा कमरे के हर कोने में बिखरी हुई थीं। इस तिपाई के ऐन ऊपर दीवार पर चार फ्रेम लटक रहे थे, जिनमें मुख्तलिफ आदमियों की तस्वीरें जड़ी हुई थीं। इन तस्वीरों से ज़रा इधर हटकर, यानी दरवाजे के दाखिल होते ही बाईं तरफ की दीवार के कोने में गणेश जी की शोख रंग की तस्वीर थी, जो ताज़ा और सूखे हुए फूलों से लदी हुई थी। शायद ये तस्वीर कपड़े के किसी थान से उतारकर फ्रेम में जड़ाई गई थी। इस तस्वीर के साथ ही छोटे से दीवारगीर पर, जो कि बेहद चिकना हो रहा था, तेल की एक प्याली धरी थी, जो दिए को रोशन करने के लिए वहां रखी गई थी। पास ही दिया पड़ा था, जिसकी लौ हवाबंद होने के बायस माथे के तिलक के मानिद सीधी खड़ी थी। इस दीवारगीर पर धूप की छोटी बड़ी भरोड़ियां भी पड़ी थीं। जब वो बोहनी करती थी तो दूर ही से गणेश जी की इस मूर्ति से रुपए छुआ कर और फिर अपने माथे के साथ लगाकर उन्हें अपनी चोली में रख लिया करती थी। उसकी छातियां चूंकि काफ़ी उभरी हुई थी, इसलिए वो जितने रुपए भी अपनी चोली में रखती, महफूज पड़े रहते थे। अलबत्ता कभी कभी जब माधो पुणे से छुट्टी लेकर आता, तो उसे अपने कुछ रुपए पलंग के पाए के नीचे उस छोटे से गड्ढे में छुपाने पड़ते थे, जो उसने खास इस काम की गर्ज से खोदा था। माधो से रुपए महफूज रखने का ये तरीका सौगंधी को रामलाल दलाल ने बताया था। उसने जब ये सुना था कि माधो पुणे से आकर सौगंधी पर धावे बोलता है, तो उसने कहा था, उस साले को तूने कब से यार बनाया है? ये बड़ी अनोखी आशिकी माशुकी है। साला एक पैसा अपनी जेब से निकालता नहीं और तेरे साथ मजे उड़ाता रहता है। मजे अलग रहे,
तुझसे कुछ ले भी मरता है। सौगंधी, मुझे कुछ दाल में काला काला नजर आता है। उस साले में कोई बात जरूर है जो तुझे भा गया है। 7 साल से ये धंधा कर रहा हूँ और तुम छोकरियों की सारी कमजोरियां जानता हूँ। ये कहकर रामलाल ने, जो बम्बई शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक वाली 120 छोकरियों का धंधा करता था, सौगंधी को बताया था। साली, अपना धन यूं बर्बाद न कर। तेरे अंग पर से कपड़े भी उतार कर ले जाएगा तेरी माँ का यार। इस पलंग के नीचे छोटा सा गड़ा खोद कर उसमें सारे पैसे दबा दिया कर, और जब वो तेरा यार आया करे तो उससे कहा कर, तेरी जान की कसम माधो, आज सुबह से एक ठेले का मुंह नहीं देखा। ज़रा बाहर वाले से कहकर एक कप चाय और अफलातून बिस्कुट तो मंगवा। भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। समझी? बहुत नाजुक वक्त आ गया है मेरी जान। इस साली कांग्रेस ने शराब बंद करके बाजार बिल्कुल मंदा कर दिया है, पर तुझे तो कहीं ना कहीं से पीने को मिल ही जाती है। भगवान कसम, जब तेरे यहाँ कभी रात की खाली हुई बोतल देखता हूँ और दारू की बात सूंघता हूँ तो जी चाहता है तेरी जून में चला जाऊं। सौगंधी को अपने जिस्म में सबसे ज्यादा अपना सीना पसंद था। एक बार जमुना ने उससे कहा था, नीचे से इन बम्ब के गोलों को बांध के रखा कर, अंगिया पहना करेगी तो इनकी सख्ताई ठीक रहेगी। सौगंधी ये सुनकर हंसती थी। जमुना, तू सबको अपने सरीका समझती है। 10 रुपए में लोग तेरी बोटियां तोड़कर चले जाते हैं तो तू समझती है कि सबके साथ ऐसा ही होता होगा। कोई मुंह लगाए तो ऐसी वैसी जगह हाथ। अरे हाँ, कल की बात तुझे सुनाऊं। रामलाल रात के 2 बजे एक पंजाबी को लाया। रात भर के 30 रुपए तय हुए। जब हम सोने लगे तो मैंने बत्ती बुझा दी। अरे, वो तो डरने लगा। सुनती हो जमुना, तेरी कसम, अंधेरा होते ही उसका वारा ठाठ किरकिरा हो गया। वो डर गया। मैंने कहा, चलो चलो, देर क्यों करते हो, 3 बजने वाले हैं, अभी दिन चढ़ आएगा। वो बोला, रोशनी करो रोशनी करो। मैंने कहा, ये रोशनी क्या हुआ? वो बोला, लाइट लाइट। उसकी भिंची हुई आवाज़ सुनकर मुझसे हंसी न रुक सकी। भाई, मैं तो लाइट न करूँगी। और ये कहकर मैंने उसकी गोश्त भरी रान की चुटकी ली। वो तड़प कर उठ बैठा और उसने लाइट ऑन कर दी। मैंने झट से चादर ओढ़ ली और कहा, तुझे शर्म नहीं आती मर्दुए? वो पलंग पर आया तो मैं उठी और मैंने लपक कर लाइट बुझा दी। वो फिर घबराने लगा। तेरी कसम, बड़े मजे में रात कटी। कभी अंधेरा, कभी उजाला, कभी उजाला, कभी अंधेरा। ट्राम की खड़खड़ हुई तो पतलून वतलून पहनकर वो उठ भागा। साले ने 30 रुपए सट्टे में जीते होंगे, जो यूं मुफ्त में दे गया। जमुना, तू बिल्कुल अल्हड़ है। बड़े बड़े गुर याद हैं मुझे इन लोगों को ठीक करने के लिए। सौगंधी को वाकई बहुत से गुर याद थे, जो उसने अपनी एक दो सहेलियों को बताए भी थे। आमतौर पर वो ये गुर सबको बताया करती थी। अगर आदमी शरीफ हो, ज़्यादा बातें न करता हो, तो उससे खूब शरारतें करो, अनगिनत बातें करो, उसे छेड़ो, सताओ, उसके गुदगुदी करो, उससे खेलो। अगर दाढ़ी रखता हो तो उसकी दाढ़ी में उंगलियों से कंघी करते करते 2 4 बाल भी नोच लो। अगर उसका पेट बड़ा हो तो उसे थपथपाओ। उसको इतनी मेहनत ही न करने दो कि वो अपनी मर्जी से कुछ कर पाए। वो खुश खुश चला जाएगा और तुम बची रहोगी। ऐसे मर्द जो गुपचुप रहते हैं बड़े खतरनाक होते हैं बहन। उनकी दाव चल जाए तो हड्डी पसली तोड़ देते हैं। सौगंधी इतनी चालाक नहीं थी जितनी खुद को जाहिर करती थी। उसके ग्राहक बहुत कम थे। गाय दरसा जज्बाती लड़की थी। यही वजह है कि वो तमाम गुर जो उसे याद थे उसके दिमाग से फिसल कर उसके पेट में आ जाते थे, जिस पर एक बच्चा हो जाने के बायस कई लकीरें पड़ गई थीं। इन लकीरों को पहली मर्तबा देखकर ऐसा लगा था कि उसके खारिजदा कुत्ते ने अपने पंजे से ये निशान बना दिए हैं। जब कोई कुतिया बड़ी बेइतनाई से उसके पालतू कुत्ते के पास से गुजरती थी तो वो शर्मिंदगी दूर करने के लिए ज़मीन पर अपने पंजों से इसी किस्म के निशान बनाया करता था। सौगंधी दिमाग में ज़्यादा रहती थी, लेकिन जो ही कोई नरमो नाजुक बात, कोई कोमल बोल उससे कहता तो झट पिघल कर वो अपने जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल जाती। गौ मर्द और औरत के जिस्मानी मिलाप को उसका दिमाग बिल्कुल फिजूल समझता था, मगर
उसके जिस्म के बाकी आज़ा, सब के सब उस मिलाप के बहुत बुरी तरह कायल थे। उसके आज़ाद थकन चाहते थे, ऐसी थकन जो उन्हें झंझोड़ कर, उन्हें मार कर सुलाने पर मजबूर कर दे। ऐसी नींद जो थक कर चूर चूर हो जाने के बाद आए। कितनी मज़ेदार होती है वो बेहोशी, जो मार खाकर बद बद ढीले हो जाने पर तारी होती है। कितना आनंद देती है। कभी ऐसा मालूम होता है कि तुम हो, और कभी ऐसा मालूम होता है कि तुम नहीं हो। और इस होने और न होने के बीच में कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि तुम हवा में बहुत ऊंची जगह लटके हुए हो। ऊपर हवा, नीचे हवा, दाएं हवा, बाएं हवा, बस हवा ही हवा। और फिर इस हवा में दम घुटता भी एक खास मजा देता है। बचपन में जब वो आंख मिचोली खेला करती थी और अपनी माँ का बड़ा संदूक खोलकर उसमें छुप जाया करती थी, तो नाकाफी हवा में दम घुट जाने के साथ साथ पकड़े जाने के खौफ से वो तेज धड़कन जो उसके दिल में पैदा हो जाया करती थी, उसे कितना मजा दिया करती थी। सौगंधी चाहती थी कि अपनी सारी जिंदगी किसी ऐसे ही संदूक में छुपकर गुजार दे, जिसके बाहर उसको ढूंढने वाले फिरते रहें। कभी कभी उसको ढूंढ निकालें कि फिर वो भी उनको ढूंढने की कोशिश करे। ये जिंदगी जो वो 5 बरसों से गुजार रही थी, आंख मिचोली ही तो थी। कभी वो किसी को ढूंढ लेती थी और कभी कोई उसे ढूंढ लेता था। बस यूं ही उसका जीवन चलता जा रहा था। वो खुश थी, इसलिए कि उसको खुश रहना पड़ता था। हर रोज रात को कोई ना कोई मर्द उसके चौड़े सांगवान पलंग पर होता था। और सौगंधी, जिसको मर्दों को ठीक करने के बेशुमार गुर याद थे, इस बात का बार बार तहैया करने पर भी कि वो उन मर्दों की कोई ऐसी वैसी बात नहीं मानेगी और उनके साथ बड़े रूखेपन के साथ पेश आएगी, हमेशा अपने जज्बात के धारे में बह जाया करती थी और फकत एक प्यासी औरत रह जाया करती थी। हर रोज रात को उसका पुराना या नया मुलाकाती उससे कहा करता था, सौगंधी, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और सौगंधी, ये जानते हुए भी कि वो झूठ बोल रहा है, बस मौन हो जाती थी और ऐसा महसूस करती थी जैसे सचमुच उससे प्रेम किया जा रहा है। प्रेम कितना सुंदर बोल है। वो चाहती थी कि इस प्रेम को पिघलाकर अपने अंग अंग पर मल ले, इसकी अपने बदन पर मालिश कर ले कि ये सारे का सारा उसके मसामों में रच बस जाए, या फिर वो खुद उसके अंदर चली जाए, सिमट सिमटा कर उसके अंदर दाखिल हो जाए और ऊपर से ढकना बंद कर दे। कभी कभी जब प्रेम किए जाने का जज्बा उसके अंदर बहुत शिद्दत इख्तियार कर लेता, तो कई बार उसके जी में आता कि अपने पास पड़े हुए आदमी को अपनी गोद में लेकर थपथपाना शुरू कर दे और लोरियां देकर उसे अपनी गोद ही में सुला दे। प्रेम कर सकने की अहलियत उसके अंदर इस कदर ज़्यादा थी कि हर उस मर्द से जो उसके पास आता था वो मोहब्बत कर सकती थी और फिर उस मोहब्बत को निभा भी सकती थी। वो अब तक 4 मर्दों से अपना प्रेम निभा ही तो रही थी, जिनकी तस्वीरें उसके सामने दीवार पर लटक रही थीं। हर वक्त ये एहसास उसके दिल में मौजूद रहता था कि वो बहुत अच्छी है। ये अच्छापन मर्दों में क्यों नहीं होता, ये बात उसकी समझ में नहीं आती थी। एक बार आईना देखते हुए बेख्तियार उसके मुंह से निकल गया था, सौगंधी, तुमसे जमाने ने अच्छा सलूक नहीं किया। ये जमाना यानी 5 बरसों के ये दिन और उनकी ये रातें उसके जीवन के हर तार के साथ वाबस्ता थे। गो इस जमाने से उसको खुशी नसीब नहीं हुई थी, जिसकी ख्वाहिश उसके दिल में मौजूद थी। ताहम वो चाहती थी कि यूं ही उसके दिन बीतते चले जाएं। उसे कौन से महल खड़ा करने थे जो रुपए पैसे का लालच करती। 10 रुपए उसका आम निर्क था, जिसमें से 2.5 रुपए रामलाल अपनी दलाली के काट लेता था। 7.5 रुपए उसे रोज मिल ही जाया करते थे, जो उसकी अकेली जान के लिए काफ़ी थे। माधो जब पुणे से बकौल रामलाल दलाल सौगंधी पर धावे बोलने के लिए आता था, तो वो 10-15 रुपए खिराज भी अदा कर देती थी। ये खिराज सिर्फ इस बात का था कि सौगंधी को उससे कुछ वो हो गया था। रामलाल दलाल ठीक कहता था कि उसमें ऐसी कोई बात जरूर थी जो सौगंधी को बहुत भा गई थी। सौगंधी से जब माधो की पहली मुलाकात हुई थी तो उसने कहा था, तुझे लाज नहीं आती अपना भाव करते? जानती है,
तू मेरे साथ किस चीज का सौदा कर रही है और मैं तेरे पास क्यों आया हूँ? छी छी छी। 10 रुपये, और जैसा कि तू कहती है, 2.5 रुपये दलाल के, बाकी रह गए 7.5। रहे ना 7.5। अब इन 7.5 रुपये में तू मुझे ऐसी चीज़ देने का वचन देती है जो तू दे ही नहीं सकती, और मैं ऐसी चीज़ लेने आया हूँ जो मैं ले ही नहीं सकता। मुझे औरत चाहिए, पर तुझे क्या इस वक्त इस घड़ी मर्द चाहिए? मुझे तो कोई औरत भी भा जाएगी, इसलिए कि मुझे औरत चाहिए। पर तुझे क्या मैं जचता हूँ? तेरा मेरा नाता ही क्या है? कुछ भी नहीं। बस ये 10 रुपये, जिनमें से 2.5 दलाली में चले जाएंगे और बाकी इधर उधर बिखर जाएंगे। तेरे और मेरे बीच में बज रहे हैं। तू भी इनका बजना सुन रही है और मैं भी। तेरा मन कुछ और सोचता है, मेरा मन कुछ और क्यों ना कोई बात करें कि तुझे मेरी ज़रूरत हो और मुझे तेरी। पुणे में हवलदार हूँ, महीने में एक बार आया करूँगा 3-4 दिन के लिए। ये धंधा छोड़, मैं तुझे खर्च दिया करूँगा। क्या भाड़ा है तेरी इस खोली का? माधो ने और भी बहुत कुछ कहा, जिसका असर सौगंधी पर इस कदर ज्यादा हुआ था कि वो चंद लम्हात के लिए खुद को हवलदारनी समझने लगी थी। बातें करने के बाद माधो ने उसके कमरे की बिखरी हुई चीजें करीने से रखी थीं, और वो नंगी तस्वीरें जो सौगंधी ने अपने सिरहाने लटका रखी थी, बिना पूछे गछे फाड़ दी थी, और कहा था, भाई, मैं ऐसी तस्वीरें यहाँ नहीं रहने दूंगा। और पानी का ये घड़ा देखो तो कितना मैला है। और ये चीथड़े, ये चिंदियाँ, उफ, कितनी बुरी बास आती है। उठाकर बाहर फेंक इनको। और तूने अपने बालों का ये क्या सत्यानाश कर रखा है? और और 3 घंटे की बातचीत के बाद सौगंधी और माधो आपस में घुल मिल गए थे, और सौगंधी को तो ऐसा महसूस हुआ था कि वो बरसों से हवलदार को जानती है। उस वक्त तक किसी ने भी कमरे में बदबूदार चीथड़ों, मैले घड़े और नंगी तस्वीरों की मौजूदगी का ख्याल नहीं किया था, और न कभी किसी ने उसको ये महसूस करने का मौका दिया था कि उसका एक घर है जिसमें घरेलूपन आ सकता है। लोग आते थे और बिस्तर तक की गिलाजत को महसूस किए बगैर चले जाते थे। कोई सौगंधी से ये नहीं कहता था, देखो तो, आज तेरी नाक लाल हो रही है, कहीं जुकाम ना हो जाए तुझे। ठहर, मैं तेरे वास्ते दवा लाता हूँ। माधो कितना अच्छा था। उसकी हर बात वावत तोला और पाव रत्ती की थी। क्या खरी खरी सुनाई थी उसने सौगंधी को। उसे महसूस होने लगा था कि उसे माधो की ज़रूरत है। चुनाचे उन दोनों में संबंध हो गया। महीने में एक बार माधो पुणे से आता था और वापस जाते हुए हमेशा सौगंधी से कहा करता था, देख सौगंधी, अगर तूने फिर से अपना धंधा शुरू किया तो बस तेरी मेरी टूट जाएगी। अगर तूने एक बार भी किसी मर्द को अपने यहाँ ठहराया तो चुटिया से पकड़कर बाहर निकाल दूंगा। देख, इस महीने का खर्च मैं तुझे पुणे पहुँचते ही मनी ऑर्डर कर दूँ। हाँ, क्या भाड़ा है इस खुली का? न माधो ने कभी पुणे से खर्च भेजा था और न सौगंधी ने अपना धंधा बंद किया था। दोनों अच्छी तरह जानते थे कि क्या हो रहा है। न सौगंधी ने कभी माधो से ये कहा था, ये तू क्या टर्टर किया करता है, एक फूटी कौड़ी भी दी है तूने? और न माधो ने कभी सौगंधी से पूछा था, ये माल तेरे पास कहाँ से आता है, जबकि मैं तुझे कुछ देता नहीं। दोनों झूठे थे। दोनों एक मुलम्मा की हुई जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन सौगंधी खुश थी। जिसको असल सोना ना मिले, वो मुलम्मा किए हुए गहनों ही पर राजी हो जाया करता है। उस वक्त सौगंधी थकी मांदी सो रही थी। बिजली का कुमकुमा जिसे ऑफ करना वो भूल गई थी, उसके सिर के ऊपर लटक रहा था। उसकी तेज रोशनी उसकी मुदी हुई आंखों के साथ टकरा रही थी, मगर वो गहरी नींद सो रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के 2 बजे ये कौन आया? सौगंधी के ख्वाबालूद कानों में दस्तक की आवाज़ भिनभिनाहट बनकर पहुंची। दरवाज़ा जब जोर से खटखटाया गया तो वो चौंक कर उठ बैठी। दो मिली जुली शराबों और दांतों की रेखों में फंसे हुए मछली के रेज़ों ने उसके मुंह के अंदर ऐसा लुआब पैदा कर दिया था जो बेहद कसैला और लेसदार था। धोती के पल्लू से उसने ये बदबूदार लुआब साफ किया और आंखें मलने लगी। पलंग पर वो अकेली थी। झुककर उसने पलंग के नीचे देखा। उसका कुत्ता सूखे हुए चप्पलों पर मुंह रखे सो रहा था,
और नींद में किसी गैर मरई चीज का मुंह चिढ़ा रहा था और तोता पीठ के बालों में सिर दिए सो रहा था। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। सौगंधी बिस्तर पर से उठी। उसका सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था। घड़े से पानी का एक डोगा निकालकर उसने कुल्ली की और दूसरा डोगा गटागट पीकर उसने दरवाजे का पट थोड़ा सा खोला और कहा, रामलाल। रामलाल, जो बाहर से दस्तक देते देते थक गया था, भिन्न आकर कहने लगा, तुझे सांप सूंघ गया था क्या, या क्या हो गया था? एक क्लॉक से बाहर खड़ा दरवाजा खटखटा रहा हूं, कहाँ मर गई थी? फिर आवाज दबाकर उसने हौले से कहा, अंदर कोई है तो नहीं? जब सौगंधी ने कहा नहीं, तो रामलाल की आवाज फिर से ऊंची हो गई, तो दरवाजा क्यों नहीं खोलती? भाई, हद हो गई। क्या नींद पाई है? यूं एक एक छोकरी उतारने में 2-2 घंटे सिर खपाना पड़े तो मैं अपना धंधा कर चुका। अब तू मेरा मुंह क्या देखती है? झटपट ये धोती उतार कर वो फूलों वाली साड़ी पहन, पाउडर वाउडर लगा और चल मेरे साथ। बाहर मोटर में एक सेठ बैठे तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल, एकदम जल्दी चल। सौगंधी आराम कुर्सी पर बैठ गई और रामलाल आईने के सामने अपने बालों में कंघा करने लगा। सौगंधी ने तिपाई की तरफ हाथ बढ़ाया और बाम की शीशी उठाकर उसका ढकना खोलते हुए कहा, रामलाल, आज मेरा जी अच्छा नहीं। रामलाल ने कंघी दीवार गिर पर रख दी और मुड़कर कहा, तो पहले कह दिया होता। सौगंधी ने माथे और कनपटियों पर बाम मलते हुए रामलाल की गलतफहमी दूर की। वो बात नहीं है रामलाल, ऐसा ही मेरा जी अच्छा नहीं, बहुत पी गई। रामलाल के मुंह में पानी भर आया। थोड़ी बची हो तो ला, जरा हम भी मुंह का मजा ठीक कर लें। सौगंधी ने बाम की शीशी तिपाई पर रख दी और कहा, बचाई होती तो ये मुंह सिर में दर्द ही क्यों होता? देख रामलाल, वो जो बाहर मोटर में बैठा है, तू उसे अंदर ले आ। रामलाल ने जवाब दिया, नहीं भाई, वो अंदर नहीं आ सकते। जेंटलमैन आदमी हैं। वो तो मोटर को गली के बाहर खड़ी करते हुए भी घबराते थे। तू कपड़े वपड़े पहन ले और जरा गली की नुक्कड़ तक चल, सब ठीक हो जाएगा। 7.5 रुपए का सौदा। सौगंधी इस हालत में, जबकि उसके सिर में शिद्दत का दर्द हो रहा था, कभी कबूल न कर दी। मगर उसे रुपयों की सख्त जरूरत थी। उसके साथ वाली खोली में एक मद्रासी औरत रहती थी, जिसका खाविंद मोटर के नीचे आकर मर गया था। इस औरत को अपनी जवान लड़की समेत वतन जाना था। उसके पास चूंकि किराया ही नहीं था, इसलिए वो कसम पुरसी की हालत में पड़ी हुई थी। सौगंधी ने कल ही उसको ढांढस दी थी और उससे कहा था, बहन, तू चिंता ना कर, मेरा मर्द पुणे से आने वाला है। मैं उससे कुछ रुपए लेकर तेरे जाने का बंदोबस्त कर दूंगी। माधो पूना से आने वाला था, मगर रुपयों का बंदोबस्त तो सौगंधी को ही करना था। चुनाचे वो उठी और जल्दी जल्दी कपड़े तब्दील करने लगी। 5 मिनटों में उसने धोती उतारकर फूलों वाली साड़ी पहनी और गालों पर सुर्ख पाउडर लगाकर तैयार हो गई। घड़े के ठंडे पानी का एक और डोंगा पिया और रामलाल के साथ हो ली। गली, जो कि छोटे शहरों के बाजारों से भी कुछ बड़ी थी, बिल्कुल खामोश थी। गैस के वो लैंप जो खंभों पर जड़े हुए थे, पहले की निस्बत बहुत धुंधली रोशनी दे रहे थे। जंग के बायस उनके शीशों को गदला कर दिया था। इस अंधी रोशनी में गली के आखिरी सिरे पर एक मोटर नजर आ रही थी। कमजोर रोशनी में उस स्याह रंग की मोटर का साया और रात के पिछले पहर की भेदों भरी खामोशी, सौगंधी को ऐसा लगा कि उसके सिर का दर्द फसा पर बिछा गया है। एक कसैला पल उसे हवा के अंदर भी महसूस हुआ, जैसे ब्रांडी और बेवड़ा की बात से हवा भी बोझल हो रही हो। आगे बढ़कर रामलाल ने मोटर के अंदर बैठे हुए आदमियों से कुछ कहा। इतने में सौगंधी मोटर के पास पहुंच गई। रामलाल ने एक तरफ हटकर फिर कहा, लीजिए, वो आ गई। वही अच्छी छोकरी है। थोड़े ही दिन हुए हैं इसे धंधा शुरू करे हुए। फिर उसने सौगंधी से मुखातिब होकर कहा, सौगंधी, इधर आ, सेठ जी बुलाते हैं।
सौगंधी साड़ी का एक किनारा अपनी उंगली पर लपेटती हुई आगे बढ़ी और मोटर के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। सेठ साहब ने बैटरी उसके चेहरे के पास रोशन की। एक लम्हे के लिए उस रोशनी ने सौगंधी की खुमार आलूद आंखों में चकाचौंध पैदा की। फिर बटन दबाने की आवाज़ पैदा हुई और रोशनी बुझ गई, और साथ ही सेठ के मुंह से ऊह निकली। फिर एकदम मोटर का इंजन फड़फड़ाया और मोटर ये जा वो जा। सौगंधी कुछ सोचने भी न पाई थी। उसकी आंखों में अभी तक बैटरी की तेज रोशनी घुसी हुई थी। वो ठीक तरह से सेठ का चेहरा भी न देख सकी थी। आखिर ये हुआ क्या? इस ऊह का क्या मतलब था? ऊह जो अभी तक उसके कानों में भिनभिना रही थी। क्या? क्या? उसे रामलाल दलाल की आवाज़ सुनाई दी। पसंद नहीं किया तुझे? अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। 2 घंटे मुफ्त ही में बर्बाद किए। यह सुनकर सौगंधी की टांगों में, उसकी बाहों में, उसके हाथों में एक जबरदस्त हरकत पैदा हुई। कहाँ है वो मोटर? कहाँ है वो सेठ? तो ऊह का मतलब यह है कि उसने मुझे पसंद नहीं किया। उसकी गाली उसके पेट के अंदर से उठी और जवान की नोक पर आकर रुक गई। वो आखिर गाली किसे देती? मोटर तो जा चुकी थी। उसकी दुम की सुर्ख बत्ती उसके सामने दूर बाजार के अंधियारे में डूब रही थी, और सौगंधी को महसूस हो रहा था कि वो लाल लाल अंगारा ऊह है जो उसके सीने में बरमे की तरह उतरता चला जा रहा है। उसके जी में आई कि जोर से पुकारे, ओ सेठ, जरा मोटर रोकना अपनी, बस 1 मिनट के लिए। पर वो सेठ बहुत दूर निकल चुका था। वो सुनसान बाजार में खड़ी थी। फूलों वाली साड़ी जो वो खासम खास मौक़ों पर पहना करती थी, रात के पिछले पहर की हल्की फुल्की हवा में लहरा रही थी। साड़ी और उसकी रेशमी सरसराहट सौगंधी को बहुत बुरी मालूम हो रही थी। वो चाह रही थी कि उस साड़ी के चिथड़े उड़ा दे, क्योंकि साड़ी हवा में लहरा लहरा कर ऊह ऊह कर रही थी। गालों पर उसने पाउडर लगाया था और होठों पर सुर्खी। जब उसे ख्याल आया कि ये सिंगार उसने अपने आप को पसंद कराने के वास्ते किया था, तो शर्म के मारे उसे पसीना आ गया। शर्मिंदगी दूर करने के लिए उसने सोचा, मैंने उस मुँह को दिखाने के लिए थोड़े ही अपने आप को सजाया था। ये तो मेरी आदत है। मेरी क्या, सबकी यही आदत है। पर ये रात के 2 बजे और रामलाल दलाल, और ये बाजार, और वो मोटर, और वो बैटरी की चमक, ये सब कुछ ध्यान में आते ही रोशनी के धब्बे उसकी हद्दे निगाह तक फजा में इधर उधर तैरने लगे, और मोटर के इंजन की फड़फड़ाहट उसे हवा के हर झोंके में सुनाई देने लगी। उसके माथे पर बाम का लेप, जो श्रृंगार करने के दौरान बिल्कुल हल्का हो गया था, पसीना आने के बायस उसके मसामों में दाखिल होने लगा। सौगंधी को अपना माथा किसी और का माथा मालूम हुआ। जब हवा का एक झोंका उसके अर्क आलूद माथे के पास से गुजरा, तो उसे ऐसा लगा कि सर्द सर्द टीन का एक टुकड़ा काटकर उसके माथे के साथ चस्पा कर दिया गया है। सिर में दर्द वैसा का वैसा मौजूद था, मगर ख्यालात की भीड़ भाड़ और उनके शोर ने इस दर्द को अपने नीचे दबा रखा था। सौगंधी ने कई बार इस दर्द को अपने ख्यालात के नीचे से निकालकर ऊपर लाना चाहा, मगर नाकाम रही। वो चाहती थी कि किसी न किसी तरह उसका अंग अंग दुखने लगे। उसके सिर में दर्द हो, उसकी टांगों में दर्द हो, उसके पेट में दर्द हो, उसकी बाहों में दर्द हो। ऐसा दर्द कि वो सिर्फ दर्द ही का ख्याल करे और बाकी सब कुछ भूल जाए। ये सोचते सोचते उसके दिल में कुछ न हुआ। क्या ये दर्द था? एक लम्हे के लिए उसका दिल सिकुड़ा और फिर फैल गया। ये क्या था? लानत? ये तो वही ऊह थी जो उसके दिल के अंदर कभी सिकुड़ रही थी और कभी फैल रही थी। घर की तरफ सौगंधी के कदम उठे ही थे कि रुक गए, और वो ठहर कर फिर सोचने लगी। रामलाल दयाल का ख्याल है कि उसे मेरी शक्ल पसंद नहीं आई। शक्ल का तो उसने जिक्र नहीं किया। उसने तो ये कहा था,
सौगंधी, तुझे पसंद नहीं किया। उसे उसे मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो क्या हुआ? मुझे भी तो कई आदमियों की शक्ल पसंद नहीं आती। वो जो अमावस की रात को आया था, कितनी बुरी सूरत थी उसकी। क्या मैंने नाक भौं नहीं चढ़ाई थी? जब वो मेरे साथ सोने लगा था, मुझे घिन नहीं आई थी? क्या मुझे उबकाई आते आते नहीं रुक गई थी? ठीक है, पर सौगंधी, तूने उसे धुतकारा नहीं था, तूने उसे ठुकराया नहीं था। इस मोटर वाले सेठ ने तो तेरे मुंह पर थूका है। ऊह! इस ऊह का और मतलब ही क्या है? यही कि इस छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। उह! ये मुंह और मसूर की दाल। अरे रामलाल, तू ये छिपकली कहाँ से पकड़ लाया है? इस लौंडिया की इतनी तारीफ कर रहा था तू। 10 रुपए, और ये औरत खच्चर क्या बुरी है? सौगंधी सोच रही थी, और उसके पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक गर्म लहरें दौड़ रही थीं। उसको कभी अपने आप पर गुस्सा आ रहा था और कभी रामलाल दलाल पर, जिसने रात के 2 बजे उसे बेआराम किया। लेकिन फौरन ही वो खुद को और रामलाल दलाल को बेकसूर पाकर सेठ का ख्याल करने लगती। सेठ का ख्याल आते ही उसकी आंखें, उसके कान, उसकी बाहें, उसकी टांगें, उसका सब कुछ पीछे को मुड़ जाता कि वो उस सेठ को कहीं देख पाए। उसके अंदर ये ख्वाहिश बड़ी शिद्दत के साथ पैदा हो रही थी कि जो कुछ हो चुका है, एक बार फिर हो। सिर्फ एक बार। वो हौले हौले मोटर की तरफ बढ़े, मोटर के अंदर से एक हाथ बैटरी निकाले और उसके चेहरे पर रोशनी फेंके। फिर ऊह की आवाज़ आए, और वो और सौगंधी अंधाधुंध अपने दोनों पंजों से सेठ के मुंह को नोचना शुरू कर दे। वो वहसी बिल्ली की तरह झपटे और अपनी सारी उंगलियों के सारे नाखून, जो उसने मौजूदा फैशन के मुताबिक बढ़ा रखे थे, उस सेठ के गालों में गाड़ दे। उसे बालों से पकड़कर बाहर घसीट ले और धड़ाधड़ उसे मुक्के मारना शुरू कर दे। और जब थक जाए तो रोना शुरू कर दे। रोने का ख्याल सौगंधी को सिर्फ इसलिए आया कि उसकी आंखों में गुस्से और बेबसी की शिद्दत के बायस 3-4 बड़े बड़े आंसू बन रहे थे। एकाएक ही सौगंधी ने अपनी आंखों से सवाल किया, तुम रोती क्यों हो? तुम्हें क्या हुआ है कि टपकने लगी हो? आंखों से किया हुआ सवाल चंद लम्हात तक उन आंसुओं में तैरता रहा, जो अब पलकों पर कांप रहे थे। सौगंधी इन आंसुओं में से देर तक उस खला को घूरती रही जिधर सेठ की मोटर गई थी। फड़ फड़ फड़, ये आवाज़ कहाँ से आई? सौगंधी ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन किसी को ना पाया। अरे, ये तो तेरा दिल फड़फड़ाया है। वो समझी थी मोटर का इंजन बोला है। उसका दिल, ये क्या हो गया है उसके दिल को? आज ये क्या रोग लग गया है उसके दिल को? अच्छा भला चलता चलता रुक कर धड़ धड़ क्यों करने लगता है? बिल्कुल उसके उस घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह, जो सुई के नीचे घूमता घूमता एक जगह आके रुक जाता था और रात कटी गिन गिन तारे कहता कहता तारे तारे की रट लगाने लगता था। आसमान तारों से अटा हुआ था। सौगंधी ने उनकी तरफ देखा और कहा, कितने सुंदर हैं। वो चाहती थी कि अपना ध्यान किसी और तरफ पलट दे, पर जब उसने सुंदर कहा तो झट से ये ख्याल उसके दिमाग में कूदा, ये तारे तो सुंदर हैं, पर तू कितनी भौंडी है। अभी अभी तो तेरी सूरत को फटकारा गया है। सौगंधी तो बदसूरत नहीं है। ये ख्याल आते ही वो तमाम अक्स एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगे, जो इन 5 बरसों के दौरान में वो आईने में देख चुकी थी। इसमें शक नहीं कि उसका रंग रूप अब वो नहीं रहा था जो आज से 5 साल पहले था, जब वो तमाम फिक्रों से आज़ाद अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। लेकिन वो बदसूरत तो अब भी नहीं थी। उसकी शक्लो सूरत उन आम औरतों की सी थी, जिनकी तरफ मर्द गुजरते गुजरते घूर के देख लिया करते हैं। उनमें वो तमाम खूबियाँ मौजूद थीं जो सौगंधी के ख्याल में हर मर्द उस औरत में ज़रूरी समझता है जिसके साथ उसे 1-2 रातें बसर करना होती है। वो जवान थी और उसके आज़ा मुतनसिब थे।
कभी कभी नहाते वक्त जब उसकी निगाहें अपनी रानों पर पड़ती थीं, तो वो खुद उनकी गोलाई और गदराहट को पसंद किया करती थी। वो खुद शुल्क थी। इन 5 बरसों के दौरान में शायद ही कोई आदमी उससे नाखुश होकर गया होगा। वो बड़ी मिलनसार और बड़ी रहमदिल थी। पिछले ही दिनों क्रिसमस में जब वो गोलपेठा में रहा करती थी, एक नौजवान लड़का उसके पास आया था। सुबह उठकर जब उसने दूसरे कमरे में जाकर खूंटी में कोट उतारा, तो बटुआ गायब पाया। सौगंधी का नौकर वो बटुआ लेकर उड़ गया था। वो बेचारा बहुत परेशान हुआ। वो छुट्टियां गुजारने के लिए हैदराबाद से बम्बई आया था, और अब उसके पास वापस जाने के लिए एक पैसा भी न रहा था। सौगंधी ने तरस खाकर उसे उसके 10 रुपए वापस कर दिए थे। मुझ में क्या बुराई है? सौगंधी ने ये सवाल हर उस चीज से किया जो उसकी आंखों के सामने थी। गैस के अंधे लैंप, लोहे के खंभे, फुटपाथ के चौकोर पत्थर और सड़क की उखड़ी हुई बंजरी, इन सब चीज़ों की तरफ उसने बारी बारी देखा। फिर उसने आसमान की तरफ निगाहें उठाईं, जो उसके ऊपर झुका हुआ था, मगर उसे कोई जवाब न मिला। जवाब उसके अंदर मौजूद था। वो जानती थी कि वो बुरी नहीं, अच्छी है। पर वो चाहती थी कि कोई उसकी तायीद करे। कोई कोई उस वक्त उसके कंधों पर हाथ रखकर सिर्फ इतना कह दे, सौगंधी, कौन कहता है कि तू बुरी है? जो तुझे बुरा कहे वो आप बुरा है। नहीं, ये कहने की भी कोई खास जरूरत नहीं। किसी का इतना कह देना ही काफी है कि सौगंधी, तू बहुत अच्छी है। वो सोचने लगी कि वो क्यों चाहती है कि कोई उसकी तारीफ करे। इससे पहले उसे इस बात की इतनी शिद्दत से ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। आज क्यों वो बेजान चीज़ों को भी ऐसी नज़रों से देख रही है, जैसे उन पर अपने अच्छे होने का एहसास तारी करना चाहती है। उसके जिस्म का ज़र्रा ज़र्रा क्यों माँ बन रहा है? वो माँ बनकर धरती की हर शय को अपनी गोद में लेने के लिए क्यों तैयार हो रही है? उसका जी क्यों चाहता है कि सामने वाले गैस के आहनी खंबे के साथ चिमट जाए और उसके सर्द लोहे पर अपने गाल रख दे। उसके गर्म गर्म गाल लोहे की सारी सर्दी चूस ले। थोड़ी देर के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ कि गैस के अंधे लैंप, लोहे के खंभे, फुटपाथ के चौकोर पत्थर और हर वो शय जो रात के सन्नाटे में उसके आसपास हैं, हमदर्दी की नज़रों से उसे देख रही हैं। उसके ऊपर झुका हुआ आसमान भी, जो मटियाले रंग की मोटी चादर मालूम हो रहा था और जिसमें बेशुमार सुराख हो रहे थे, उसकी बातें समझ रहा था। उसे ऐसा भी लग रहा था कि वो तारों का टिमटिमाना भी समझ रही है। लेकिन उसके अंदर ये क्या गड़बड़ है? वो क्यों अपने अंदर उस मौसम की फजा महसूस कर रही है जो बारिश से पहले देखने में आया करता है? सौगंधी का जी चाह रहा था कि उसके जिस्म का हर मसाम खुल जाए और जो कुछ उसके अंदर उबल रहा है, मसामों के रास्ते बाहर निकल आए। पर ये कैसे हो? कैसे हो? गली के नुक्कड़ पर वो खत डालने वाले लाल भपके के पास खड़ी थी। हवा के तेज झोंके से उस भपके की आहनी जवान, जो उसके खुले हुए मुंह में लटकती रहती है, लड़खड़ाती तो सौगंधी की निगाहें यक ब यक उस तरफ उठ जाती जिस तरफ मोटर गई थी, मगर उसे कुछ नजर न आता। उसकी जबरदस्त आरजू थी कि मोटर एक बार फिर आए, और न आए बला से मैं अपनी जान क्यों बेकार हलकान करूं। घर चलते हैं और आराम से लंबी तान कर सोते हैं। इन झगड़ों में रखा ही क्या है? मुफ्त की दर्द सरी ही तो है। चल सौगंधी, घर चल, ठंडे पानी का एक डोगा पी और थोड़ा सा बाम मसल कर सो जा। फर्स्ट क्लास नींद आएगी और सब ठीक हो जाएगा। सेठ और उसकी मोटर की ऐसी तैसी। ये सोचते हुए उसका ख्यालात का बोझ थोड़ा कम हो गया, जैसे वो किसी ठंडे तालाब से नहा धोकर बाहर निकली हो। जिस तरह पूजा करने के बाद उसका जिस्म हल्का हो जाता था, उसी तरह अब उसका जिस्म हल्का हो गया था। जब वो घर की तरफ चलने लगी तो ख्यालात का बोझ न होने के बायस उसके कदम कई बार लड़खड़ाए। जब वो अपने घर के पास पहुंची तो एक
टीस के साथ फिर तमाम वाक़ा उसके दिल में उठा और दर्द की तरह उसके रुएं-रुएं पर छा गया। उसके कदम फिर बोझिल हो गए और वो इस बात को शिद्दत के साथ महसूस करने लगी कि घर से बुलाकर बाहर बाजार में उसके मुंह पर रोशनी का चांटा मारकर एक आदमी ने उसकी अभी अभी हतक की है। इस ख्याल के आते ही उसने अपनी पसलियों पर किसी के सख्त अंगूठे का दबाव महसूस किया, जैसे कोई उसे भेड़ बकरी समझते हुए सख्ती से दबा दबा कर देख रहा हो कि गोश्त भी है या बाल ही बाल हैं। उस सेठ ने, परमात्मा करे, सौगंधी ने चाहा कि उस सेठ को बद्दुआ दे, मगर फिर उसने सोचा कि बद्दुआ देने से क्या बनेगा। मजा तो जब था कि वो सामने होता और वो उसके वजूद के हर जर्रे पर लानतें लिखती, उसके मुंह पर कुछ ऐसे अल्फाज कहती कि फिर वो जिंदगी भर बेचैन रहता। कपड़े फाड़कर उसके सामने नंगी हो जाती और कहती, यही लेने आया था ना तू, ले, दाम दिए बिना ले ले। पर जो कुछ मैं हूँ, जो कुछ मेरे अंदर छुपा हुआ है, वो तू तो क्या, तेरा बाप भी नहीं खरीद सकता। इंतकाम के नए नए तरीके उसके जहन में आ रहे थे। अगर उस सेठ से एक बार, सिर्फ एक बार उसकी मुठभेड़ हो जाए तो वो ये करे, नहीं ये नहीं, ये करे, यूं उससे इंतकाम ले, नहीं यूं नहीं यूं। वो सेठ उसे एक बार मिल जाए तो वो उसे एक छोटी सी गाली ही दे दे, बस, सिर्फ एक छोटी सी गाली, जो सेठ की नाक पर चिपकू मक्खी की तरह बैठ जाए और हमेशा वहीं जमी रहे। इसी उधेड़बुन में वो दूसरी मंजिल पर अपनी खोली के पास पहुंच गई। चोली में से चाबी निकालकर उसने ताला खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो चाबी हवा ही में घूमकर रह गई। कुंदे में ताला नहीं था। सौगंधी ने किवाड़ अंदर की तरफ ढकेली तो हल्की सी चरचराहट पैदा हुई। अंदर से किसी ने कुंडी खोली तो दरवाजे ने जम्हाई ली। सौगंधी अंदर दाखिल हो गई। माधो मूछों में हंसा और दरवाजा बंद करके सौगंधी से कहने लगा, तो आज तूने मेरा कहाँ मान ही लिया। सुबह की सैर तंदुरुस्ती के लिए बहुत अच्छी होती है। हर रोज इसी तरह सुबह उठकर घूमने जाया करेगी तो तेरी सारी सुस्ती दूर हो जाएगी और वो तेरी कमर का दर्द भी गायब हो जाएगा, जिसकी बाबत तू आए दिन शिकायत किया करती है। विक्टोरिया गार्डन तक तो हो आई होगी तू, क्यों? सौगंधी ने कोई जवाब न दिया और न ही माधो ने जवाब पाने की ख्वाहिश जाहिर की। दरअसल जब माधो बात किया करता था तो उसका मतलब ये नहीं होता था कि सौगंधी उस बात में जरूर हिस्सा ले, और जब सौगंधी कोई बात किया करती थी तो ये जरूरी नहीं होता था कि माधो उस बात में हिस्सा ले। चूंकि कोई ना कोई बात करनी होती थी, इसलिए दोनों में से एक कुछ ना कुछ कह दिया करता था। माधो बैंत की कुर्सी पर बैठ गया, जिसकी पुश्त पर उसके तेल से चिपड़े हुए सिर ने मैल का एक बहुत बड़ा धब्बा बना रखा था। फिर वो टांग पर टांग रखकर अपनी मूछों पर उंगलियां फेरने लगा। सौगंधी पलंग पर बैठ गई और माधो से कहने लगी, मैं आज तेरा ही इंतजार कर रही थी। माधो सटपटाया, इंतजार? तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं आज आने वाला हूं? सौगंधी के भिचे हुए लब खुले और उन पर एक पीली सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैंने रात तुझे सपने में देखा था। यकायक उठ बैठी तो कोई भी न था। सो जी ने कहा चलो कहीं बाहर घुमाएं। और माधो खुश होकर बोला, और मैं आ गया। भाई, बड़े लोगों की बड़ी बातें बड़ी पक्की होती हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि दिल को दिल से राह होती है। तूने ये सपना कब देखा था? सौगंधी ने जवाब दिया, 4 बजे के करीब। माधो कुर्सी पर से उठकर सौगंधी के पास बैठ गया। और मैंने तुझे ठीक 2 बजे सपने में देखा, जैसे तू फूलों वाली साड़ी, अरे बिल्कुल यही साड़ी पहने मेरे पास खड़ी है। और तेरे हाथों में, क्या था तेरे हाथों में? हाँ, तेरे हाथों में रुपयों से भरी हुई थैली थी। तूने वो थैली मेरी झोली में रख दी और कहा, माधो, तू चिंता क्यों करता है, ले ये थैली। अरे, तेरे मेरे रुपए क्या दो हैं? सौगंधी, तेरी जान की कसम। बस फौरन उठा और टिकट कटाकर इधर का रुख किया। क्या सुनाऊं,
बड़ी परेशानी है। बैठे बिठाए एक केस हो गया है। अब 20-30 रुपए हो तो इंस्पेक्टर की मुट्ठी गरम करके छुटकारा मिले। थक तो नहीं गई तू? लेट जा, मैं तेरे पैर दबा देता हूँ। सैर की आदत ना हो तो थकन हो ही जाया करती है। इधर मेरी तरफ पैर करके लेट जा। सौगंधी लेट गई। दोनों बाहों का तकिया बनाकर वो उस पर सिर रखकर लेट गई और उस लहजे में जो उसका अपना नहीं था माधो से कहने लगी, माधो, ये किस मुए ने तुझ पर केस किया है? जेल वेल का डर हो तो मुझसे कह दे। 20-30 क्या, 100-50 भी ऐसे मौकों पर पुलिस के हाथ में थमा दिए जाएं तो फायदा अपना ही होता है। जान बची सो लाखों पाए। बस बस, अब जाने दे। थकन कुछ ज्यादा नहीं है। मुट्ठी चापी छोड़ और मुझे सारी बात सुना। केस का नाम सुनते ही मेरा दिल धक धक करने लगा है। वापस कब जाएगा तू? माधो को सौगंधी के मुंह से शराब की बास आई। उसने ये मौका अच्छा समझा और झट से कहा, दोपहर की गाड़ी से वापस जाना पड़ेगा। अगर शाम तक इंस्पेक्टर को 50-100 न थमाए तो ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं। मैं समझता हूँ 50 में काम चल जाएगा। 50? ये कहकर सौगंधी बड़े आराम से उठी और 4 तस्वीरों के पास आहिस्ता आहिस्ता गई जो दीवार पर लटक रही थी। बाएं तरफ से तीसरे फ्रेम में माधो की तस्वीर थी। बड़े बड़े फलों वाले पर्दे के आगे कुर्सी पर वो अपने दोनों घुटनों पर हाथ रखे बैठा था। तस्वीर उतरवाते वक्त तस्वीर उतरवाने का ख्याल माधो पर इस कदर गालिब था कि उसकी हर शय तस्वीर से बाहर निकल निकल कर पुकार रही थी, हमारा फोटो उतरेगा, हमारा फोटो उतरेगा। कैमरे की तरफ माधव आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। ऐसा मालूम होता था कि फोटो उतरवाते वक्त उसे बहुत तकलीफ हुई होगी। सौगंधी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी कुछ ऐसी तीखी और नुकीली थी कि माधो को सुइयां सी चुभने लगी। पलंग पर से उठकर वो सौगंधी के पास गया। किसकी तस्वीर देखकर तू इस कदर जोर से हंसी है? सौगंधी ने बाएं हाथ की पहली तस्वीर की तरफ इशारा किया, जो म्यूनिसिपैलिटी के दरोगा सफाई की थी। इसकी, म्यूनिसिपालिटी के दरोगा की। जरा देख तो इसका थोपड़ा। कहता था एक रानी उस पर आशिक हो गई थी। ओह, ये मुंह और मसूड़ की दाल। यह कहकर सौगंधी ने फ्रेम को इस जोर से खींचा कि दीवार में से कील भी प्लास्टर समेत उखड़ आई। माधो की हैरत अभी दूर न हुई थी कि सौगंधी ने फ्रेम को खिड़की से बाहर फेंक दिया। 2 मंजिलों से ये फ्रेम नीचे जमीन पर गिरा और फिर कांच टूटने की झंकार सुनाई दी। सौगंधी ने झनकार के उठते ही कहा, रानी भंगन कचरा उठाने जाएगी तो मेरे इस राजा को भी साथ ले जाएगी। एक बार फिर उसी तीखी और नुकीली हंसी की फुहार सौगंधी के होठों से गिरना शुरू हुई, जैसे वो उन पर चाकू या छुरी की धार तेज कर रही हो। माधव बड़ी मुश्किल से मुस्कुराया। फिर वो हंसा। हैं। सौगंधी ने दूसरा फ्रेम भी नोच लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस साले का यहाँ क्या मतलब है? भौंडी शक्ल का कोई आदमी यहाँ नहीं रहेगा। क्यों माधो? माधो फिर बड़ी मुश्किल से मुस्कुराया और हंसा। हैं। एक हाथ से सौगंधी ने पगड़ी वाले की तस्वीर उतारी और दूसरा हाथ उस फ्रेम की तरफ बढ़ाया जिसमें माधो का फोटो जड़ा था। माधो अपनी जगह पर सिमट गया, जैसे सौगंधी का हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा हो। एक सेकंड में फ्रेम कील समेत सौगंधी के हाथ में था। जोर का कहकहा लगाकर सौगंधी ने ऊह की और दोनों फ्रेम एक साथ खिड़की में से बाहर फेंक दिए। 2 मंजिलों से जब दोनों फ्रेम जमीन पर गिरे और कांच टूटने की आवाज आई तो माधो को ऐसे मालूम हुआ कि उसके अंदर कोई चीज टूट गई है। बड़ी मुश्किल से उसने हंस कर कहा, ये तूने अच्छा किया। मुझे भी ये फोटो पसंद नहीं था। सौगंधी आहिस्ता आहिस्ता माधो के पास आई और कहने लगी, तुझे ये फोटो पसंद नहीं था, पर मैं पूछती हूँ तुझ में ऐसी कौन सी चीज है जो किसी को पसंद आ सकती है? ये तेरी पकौड़ा ऐसी नाक,
ये तेरा बालों भरा माथा, ये तेरे सूजे हुए नथुने, ये तेरे मुड़े हुए कान, ये तेरे मुंह की बास, ये तेरे बदन का मैल। तुझे अपना फोटो पसंद नहीं था? उह, पसंद क्यों होता? तेरे ऐब जो छुपा रखे थे इसने। आजकल जमाना ही ऐसा है, जो ऐब छुपाए वही बुरा। माधो पीछे हटता गया। आखिर जब वो दीवार के साथ जा लगा तो उसने अपनी आवाज में जोर पैदा करके कहा, देख सौगंधी, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि तूने फिर से अपना धंधा शुरू कर दिया है। अब मैं तुझसे आखिरी बार किए देता हूं। सौगंधी ने माधो की बात काट दी और माधो के लहजे में कहना शुरू किया, अगर तूने फिर से अपना धंधा शुरू किया तो बस तेरी मेरी टूट जाएगी। अगर तूने फिर किसी को अपने यहाँ ठहराया तो मैं चुटिया से पकड़कर तुझे बाहर निकाल दूंगा। इस महीने का खर्च मैं तुझे पूना पहुंचते ही मनी ऑर्डर कर दूंगा। हाँ, क्या भाड़ा है इस खोली का? माधो चकरा गया। सौगंधी ने अब अपनी आवाज में कहना शुरू किया, मैं बताती हूँ। 15 रुपये भाड़ा है इस खोली का और 10 रुपये भाड़ा है मेरा। और जैसा कि तुझे मालूम है, 2.5 रुपये दलाल के, बाकी रहे 7.5। रहे ना 7.5? इन 7.5 रुपयों में मैंने तुझे ऐसी चीज देने का वचन दिया था जो मैं तुझे दे ही नहीं सकती थी, और तू ऐसी चीज लेने आया था जो तू ले ही नहीं सकता था। तेरा और मेरा नाता ही क्या था? कुछ भी नहीं। बस 10 रुपये तेरे और मेरे बीच में बज रहे थे। पहले तेरे और मेरे बीच में 10 रुपये बजते थे, आज 50 रुपये बज रहे हैं। तू भी इनका बजना सुन रहा है और मैं भी इनका बजना सुन रही हूँ। ये तूने अपने बालों का क्या सत्यानाश कर रखा है? ये कहकर सौगंधी ने माधो की टोपी उंगली से एक तरफ उड़ा दी। माधो को सौगंधी की ये हरकत बहुत नागवार गुजरी। उसने बड़े कड़े लहजे में कहा, सौगंधी। सौगंधी ने माधो की जेब से रूमाल निकालकर सूंघा और फिर फर्श पर फेंक दिया। ये चिथड़े, ये चिंदियाँ, उफ, कितनी बास आती है। उठा के बाहर फेंक इनको। माधो चिल्लाया, सौगंधी। सौगंधी ने तेज लहजे में कहा, सौगंधी के बच्चे, तू आया किस लिए है यहाँ? तेरी माँ रहती है इस जगह जो तुझे 50 रुपये देगी? या तू कोई ऐसा बड़ा गभरू जवान है जो मैं तुझ पर आशिक हो गई हूँ? कुत्ते, कमीने, मुझ पर रौब गांठता है। मैं तेरी दबैल हूँ क्या भिकमंगे? तू अपने आप को समझता क्या है? मैं पूछती हूँ, तू है कौन? चोर या गटकतरा? इस वक्त तू मेरे मकान में करने क्या आया था? बुलाऊं पुलिस को? पुणे में तुझ पर केस हो ना हो, यहां तुझ पर एक केस मैं खड़ा कर दूंगी। माधो सहम गया। दबे हुए लहजे में वो सिर्फ इस कदर कह सका, सौगंधी, तुझे हो क्या गया है? तेरी माँ का सिर, तू होता कौन है मुझसे ऐसे सवाल करने वाला? भाग यहां से, वरना। सौगंधी की बुलंद आवाज सुनकर उसका खारिजदा कुत्ता, जो सूखे हुए चप्पलों पर मुंह रखे सो रहा था, हड़बड़ाकर उठ बैठा और उसने माधो की तरह मुंह करके भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते के भौंकने के साथ ही सौगंधी जोर से हंसने लगी। माधो डर गया। गिरी हुई टोपी उठाने के लिए वो झुका तो उसे सौगंधी की गरज सुनाई दी, खबरदार, पड़ी रहने दे वहीं। तू जा, तेरे पूना पहुंचते ही मैं इसे मनी ऑर्डर कर दूंगी। ये कहकर सौगंधी जोर से हंसी और हंसते हंसते कुर्सी पर बैठ गई। उसके खारिजदा कुत्ते ने भौंक भौंक कर माधो को कमरे से बाहर निकाल दिया। माधो को सीढ़ियां उतार कर जब कुत्ता अपनी टुम मुड़ दुम हिलाता सौगंधी के पास आया तो उसके कदमों के पास बैठकर अपने कान फड़फड़ाने लगा तो सौगंधी चौंकी। उसने अपने चारों तरफ एक हौलनाक सन्नाटा देखा, ऐसा सन्नाटा जो उसने पहले कभी न देखा था। उसे ऐसा लगा कि हर शय खाली है, जैसे मुसाफिरों से लदी हुई रेलगाड़ी सब स्टेशनों पर मुसाफिरों को उतारकर अब लोहे के शेड में बिल्कुल अकेली खड़ी है। ये खला, जो अचानक सौगंधी के अंदर पैदा हो गया था, उसे बहुत तकलीफ दे रहा था। उसने काफ़ी देर तक इस खला को भरने की कोशिश की, मगर बेसूद। वो एक ही वक्त में बेशुमार ख्यालात अपने दिमाग में ठूंसती थी, मगर बिल्कुल छलनी का सा हिसाब था। इधर वो दिमाग को पुर करती थी, उधर वो खाली हो जाता था। बहुत देर तक वो बेंत की कुर्सी पर बैठी रही। सोच विचार के बाद भी जब उसको
अपना दिल परचाने का कोई तरीका न मिला तो उसने अपने खारिशज़दा कुत्ते को गोद से उठाया और सागवान के चौड़े पलंग पर उसे पहलू में लिटाकर सो गई।